हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है। आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक शेयर भी करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि माँ ने टेबल पर अंडा लाकर रख दिया होता है। शीन वहाँ आती है और उस अंडे को खाने की जिद करने लगती है। माँ मना करती है कि ये बाबा के लिए है। शीन कहती है कि वो तो यहाँ नहीं है, क्या मैं खा सकती हूँ। माँ कहती है रुक जाओ, मैं तुम्हारा खाना ला रही हूँ, तुम उसे ही खाना। शीन कहती है कि बाबा झूठ बोलते हैं, वो कभी भी वादा नहीं निभाते, तो क्या एक बाइट में ले लूं। लेकिन माँ उसे नहीं खाने देती। अब उस बेमन से ही उस खाने को खाने लगती है। उसका दोस्त आ जाता है तो वो उसके साथ खेलने के लिए बाहर भाग जाती है। माँ बुलाती रह जाती है लेकिन वो नहीं सुनती। शाम्पू के पापा उसे पीठ पर घुमा रहे थे। शीन जिद करती है तो वो उसे भी घुमाने लगते हैं। तभी जोरदार का धमाका सुनाई देता है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। माँ वहाँ पर जाती है और लोगों की हालत देख वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि शिन के पापा भी वहाँ पर होते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो उन्हें मिल जाते हैं। बहुत जख्मी हालत में होते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि उनके पास में एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये बच्चा कौन है, क्या ये इनका नाजायज बेटा है। लेकिन फिर भी माँ कुछ नहीं कहती। अब हम देखते हैं वो आगे चल रही थी और बच्चा पीछे पीछे चल रहा था। वो उसका हाथ पकड़ घर ले आती है। शिन वहीं खेल रही थी। वो उसे मिलवाती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। शिन मान नहीं रही थी और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा कोई बड़ा भाई है। माँ कहती है अब तो बता दिया ना, तो समझो इसके साथ रहो और ये आज से यहीं रहेगा। शिन के कमरे में ही शान को रहने के लिए बोला था, लेकिन वो अपना बैग पकड़ के बैठा था। वो बहुत बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं देता। रात में सोते वक्त वो रोने लगता है। शिन की नींद टूट जाती है और वो उसे पूछती है क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, क्या अंधेरे से डर गए। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता, तो वो जाकर पलंग पर बैठ जाती है। अगले दिन वो बाहर आता है तो बैग अभी भी उसके हाथ में होता है। माँ उसे खाना खाने को कहती है तो वो चुपचाप खाना खा लेता है। माँ हॉस्पिटल में बाबा की देखभाल कर रही थी, लेकिन बाबा से कोई सवाल कर नहीं पाती है। बाबा कहते हैं कि शान का अच्छे से ख्याल रखना और उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माँ हाँ में सर हिला देती है। शीन बाहर खेल रही थी और शान अभी भी अपना बैग लिए हुए बैठा था। वो उसे पूछती है आखिर इस बैग में क्या है, बताओ ना मुझे। तो वो बोलता है कि ये मेरी माँ का बैग है और उसके अंदर एक किताब होती है जिसके अंदर पियानो की धुनें लिखी होती हैं। शीन को तो समझ ही नहीं आता, वो कहती पता नहीं क्या है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे जूते कितने सुंदर हैं, मेरे तो देखो फटे हुए हैं। वो उसके जूते देखता है तो वो सच में फटे हुए थे। रात में जब वो सोता है तो वो आकर उसके बाजू में ही लेट जाती है। इस पर वो बोलता है कि यहाँ क्यों सो रही हो। कहती है कि रात में तुम रो रहे थे, मैं अगर सोऊंगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब दोनों में अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। वो अपने दोस्तों से मिलाने के लिए उसको लेके जाती है, लेकिन वो लोग उसके माँ के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। इनके बीच अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। शीन भी बीच में पड़ जाती है। घर आकर शान देखता है कि शीन को कहीं चोट तो नहीं लगी। वो उसे पूछ ही रहा था कि शाबू की माँ वहाँ पर अपने बेटे को लेकर आती है और बच्चों पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को कितना मारा है। माँ बिना सोचे समझे ही शीन पर हाथ उठा देती है। इस बात का शाबू की माँ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बात को ख़त्म कर वो वहाँ से चली जाती है। माँ गुस्सा हो जाती है और शिन से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम इतनी बदमाश कब से होने लगी। इस पर शिन रोते हुए बताती है कि उन लोगों ने पापा के बारे में गलत गलत बोला और कहा कि उन्होंने कोई और औरत भी रखी हुई है। ये सुन माँ समझ गई थी कि आखिर क्या बात थी। शीन नाराज थी, इसलिए अंदर नहीं आती, खाना खाने भी नहीं आती। शान को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो खुद ही उसके पास जाता है और उसे मना लेता है। अगले दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे कि शाबू वहाँ आ जाता है और वो उसे एक बर्तन गिफ्ट में दे देता है। शीन अपने भाई के लिए नूडल बनाना चाहती थी, इसलिए किचन में चली जाती है, लेकिन उससे चोट लग जाती है। माँ उसे संभालती है और कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम ये नहीं कर सकती। शान उसे चुप कराता है और उसके साथ नूडल बनाता है, जिससे वो खुश हो जाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बागीचे में खेल रहे थे। बागीचे में दोनों बहुत मस्ती करते हैं और फूल लेकर घर पहुंचते हैं। शीन माँ को देती है तो माँ बहुत खुश होती है। शैन
वो फूल अपनी माँ के लिए उस फैक्ट्री के यहाँ रखना चाहता था, लेकिन माँ मना कर देती है कि वो जगह खतरनाक है और अभी बंद है, तुम लोग वहाँ मत जाना। लेकिन शान उदास हो जाता है, इसलिए शिन उसे लेकर वहाँ पर जाती है और वो फूल रखते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अब वापस आते वक्त उन्हें जुगनू मिलते हैं, जिनके साथ वो बहुत मस्ती करते हैं और इसी तरह इनकी लाइफ आगे बढ़ रही थी। अब दोनों मिलकर उस पॉट में पौधा लगा रहे होते हैं। शीन पूछती है, तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तुम्हें पता है वो कैसी थी? लेकिन तभी माँ वहाँ आती है और बोलती है कि याद रखना, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, आज के बाद तुम्हारे मुंह से और कोई बात ना सुनूं। अब दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से अंदर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। शीन के पापा भी अब घर आ गए थे। उनकी हालत थोड़ी खराब तो थी, लेकिन अब वो काफी बेहतर थे। माँ बाहर जाने लगती है तो वो कहते हैं कि हमें जल्दी से अडॉप्शन के पेपर तैयार करवा लेने चाहिए ताकि जल्दी से ये काम पूरा हो सके। वो भी हाँ बोल देती है। बच्चे बाहर खेल रहे थे। शाबू की माँ वहाँ आती है और कहती है कि इन बच्चों ने मेरा एक बर्तन चुरा लिया है। शीन कहती है कि शाबू ने खुद ही हमें दिया था और वो आकर भी यही बोल रहा था, लेकिन उसकी माँ बात सुनने को राजी नहीं थी और बच्चों को चोर बोले जा रही थी। अब वो बर्तन ले जाने लगती है तो शान उस बर्तन को पकड़ लेता है और शीन भी वहाँ आ जाती है और फिर से इन लोगों में खींचातानी हो जाती है। उसकी माँ शीन को समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने शाबू को काट लिया होता है। शाबू की माँ उसे कोसते हुए सब्जियां उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये देख पापा बहुत चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि शीन की गलती है, उसे सजा दो। ना चाहते हुए भी माँ को शीन पर हाथ उठाना पड़ता है, लेकिन इस बार शान बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। ये देख पापा को बहुत तकलीफ होती है। माँ जाकर उन्हें संभालती है। बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब शान अपने पापा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा होता है और वो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। न जाने ये कैसा रिश्ता है इन दोनों का। शीन सोचती है कि इसके पापा उसे नहीं चाहते। खाना खाते वक्त भी अंडा वो हमेशा शान को दे देते, लेकिन शीन को नहीं देते। शीन कहती है, आपको पता है मुझे भी ये सब पसंद है, मगर आपने मुझे नहीं दिया। बच्ची अपना चावल उठाकर बाहर जाकर बैठ जाती है। माँ चाहते हुए भी बेटी का साथ नहीं दे पाती है। पापा तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। शान समझ रहा था, इसलिए वो अपना खाना छोड़ पापा को खाना खिलाने लगता है और उसके बाद अपना अंडा चुपके से शीन के लिए लेके जाता है। वो उस अंडे को खाती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके चेहरे की खुशी देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अब दोनों हमेशा साथ रहते हैं और इनका स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है। अब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं और अभी भी ये दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये दोनों बैठे थे कि एक लड़का आकर बताता है कि घर पर एक शराबी आकर बकवास किए जा रहा है। ये लोग फौरन घर पहुंचते हैं। वो शराबी कुछ ज़्यादा ही बकवास किए जा रहा था। पापा से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे चिल्लाते हैं। शीन भी उस पर टूट पड़ती है और उसके बम पर काट लेती है। अब ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर दवाई दे देता है। रात में वो उठती है, शान नहीं दिखता। बाहर जाती है तो वो वहीं बैठा था। वो भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो उसकी चोट को देखकर पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती, नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। इसी तरह बातें करते करते रात बीत जाती है। अगले दिन वो उसके थोड़े बाल काट देता है ताकि उसकी चोट छुप जाए। शाबू बुलाने के लिए आता है। अब वो लोग उसके साथ जाते हैं। ये फल तोड़ने जा रहे थे। रास्ते में कुछ लड़के मिल जाते हैं और इनके साथ इनकी बहस हो जाती है। शाबू और इन लड़कों का काफी झगड़ा होता है क्योंकि ये लड़के शीन और शान को साथ नहीं ले जाना चाहते थे और बोलते हैं कि यह जंगल तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा नाम नहीं लिखा इस पर। रात में शान कहीं चला जाता है। शीन उसे ढूंढने लगती है। सुबह वो शाबू के साथ उसे अलग अलग जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि वो उन पेड़ों के पास ही होगा। वो वहाँ पहुँचती है तो वो वहीं सो रहा था। उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। शीन देखती है तो उसने सारे पेड़ों पर उसका नाम लिख दिया होता है। अब वो उसकी उंगलियों पर पट्टी लगाती है और कहती है, दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन शाबू साइकिल लेकर आता है और चाहता है कि वो लोग साथ चलें, लेकिन कोई एक ही उसकी साइकिल पर बैठ सकता था, इसीलिए दोनों भाई बहन पैदल ही चले जाते हैं। माँ ये सब कुछ नोटिस करती है। जब बच्चे घर आते हैं तो वो उनके लिए साइकिल ला चुकी थी। ये देख वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। माँ कहती है, अब तुम दोनों इसी से जाना। अगले दिन से ही वो लोग उसी साइकिल से स्कूल पहुँचते हैं। माँ की तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। शीन नोटिस करती है और जाकर पूछती है तो माँ कहती है, कुछ नहीं, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। शीन अपनी माँ की मदद करने लगती है। वो आटा गूंद रही थी और उसकी माँ भी काम में लगी थी। तभी बाबा पानी मांग लेते हैं। माँ काम छोड़कर फौरन भागती है और पानी देने लगती है। शीन को ये अच्छा नहीं लगता। वो जाकर अपने पापा को सुनाती है कि आपकी तबीयत अब इतनी भी ख़राब नहीं है कि आप एक गिलास पानी ना पी सको और आपको दिखाई नहीं देता माँ की कैसी हालत हो रखी है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आपकी उस मिस्ट्रेस की वजह से हुआ है। आप बहुत बुरे इंसान हैं। ये बोलकर वो बाहर भाग जाती है।
वो गुस्से में वहाँ बैठी थी। शान वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो अपना गुस्सा उस पर उतार देती है कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से ही मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई है, काश तुम हमारी जिंदगी में आते ही नहीं। शान समझ रहा था कि वो गुस्से में है इसलिए ऐसा बोल रही है। अब वो वहाँ से चला जाता है। शीन देखती है कि वो उसके लिए टमाटर लेकर आया था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थे। अब उसे इस बात का पछतावा होने लगता है कि उसने शान के साथ अच्छा नहीं किया। वो काफी देर वहीं बैठी रहती है। अब वो लोग समझ गए थे कि पढ़ लिख कर ही वो कुछ कर पाएंगे, इसलिए दोनों पढ़ाई में जी जान लगा देते हैं। वक्त बीत गया था और दोनों बड़े हो गए थे और उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था, जिससे कि वे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। लेकिन शिन कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पिछले साल शान नहीं जा पाया था क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। शान उसे समझाता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा और वो दोनों ही यूनिवर्सिटी जरूर जाएंगे। रात में वो अपनी माँ से कहती है कि मैं तो यहाँ रहकर भी पढ़ सकती हूँ, हमें भाई को भेज देना चाहिए, तभी शायद हमारी किस्मत थोड़ी पलटे। लेकिन माँ उसे समझाती है कि आया हुआ मौका तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो भी मान जाती है। रात में वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, जो कि पूरी रात घर नहीं आता है क्योंकि वो काम कर रहा था। सारी रात उसने बाहर काम किया, उसका हाथ में चोट भी लग गई थी, उसके बावजूद उसने पूरी रात काम किया। ये काम वो पिछले कई महीनों से कर रहा होता है ताकि कॉलेज के लिए पैसे जमा कर सके। आज सुबह जब वो घर लौटता है तो शिन को उठाता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब दोनों जाकर अपना फॉर्म भर देते हैं। शान कहता है अब हमें सिर्फ ऊपर के खर्चों का सोचना होगा, जिसके लिए तुम फिक्र मत करना, मैं सब कर लूंगा। शिन कहती है भाई मैं बहुत मेहनत करूंगी और हम कामयाब जरूर होंगे। शाबू आता है और कहता है कि तुम अकेले अकेले जा रहे थे, मैंने भी अपना एडमिशन करवा लिया, अब हम साथ में जाएंगे। अब शान पापा की देखभाल कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ जाओगे तो अकेले होगे, इसलिए अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा चाहता हूँ, मगर मैं उसे भी चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। शान वादा करता है कि वो अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा। अगले दिन इनको निकलना था। शान अपने पापा के गले मिलकर उनसे अलविदा कहता है, लेकिन शिन उनकी तरफ देखती भी नहीं और अपनी माँ को अलविदा कहकर निकल जाती है। जब ये लोग जाते हैं तो पापा इन्हें बाय कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता दोनों के साथ बहुत गलत किया। अब यहाँ हमें समझ आता है कि शान असल में किसी और का ही बेटा है। ये क्या राज है उन्होंने अभी तक अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। आगे हमें पता चलेगा कि आखिर ये सब मैटर था क्या। अब ये लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। शाबू के पापा फीस भरने जा रहे होते हैं। शान कहता है मुझे भी जाना है, लेकिन शाबू उसके पैसे पापा को दे देता है और कहता है इनकी भी भर देना। अब ये लोग अपने अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। शिन को एक दोस्त मिल गई थी, वहीं शान भी अपना सामान जमा देता है। अब ये लोग वापस आते हैं। शाबू के पापा जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले वो लिफाफा उन लोगों को दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने फीस भर दी है, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन ये बात उन दोनों को ही पसंद नहीं आ रही थी। उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं अमेरिका, जहाँ हमारा मेन लीड हीरो टैन्यू एक कार ठीक कर रहा था और उसे पता चलता है वो किसी की तलाश में था। उसका पता उसके देश में ही मिलेगा, इसलिए वो फ्लाइट पकड़कर आ जाता है। सबसे पहले वो अपनी नैनी के पास जाता है, उनसे मिलता है। वो एक डब्बा उतारना चाहती थी, हेल्प करता है, जिसमें उसकी पुराने खिलौने और बहुत सी चीज़ें थी। पुरानी यादें ताज़ा कर वो अपने दादाजी से मिलने के लिए आ जाता है। उनके लिए खाना बनाता है और उन्हें खाना खिलाता है। वो चाहते थे कि वो उनका बिजनेस संभाल ले, लेकिन वो अपनी अलग राह चुन चुका था, इसलिए कहता है कि ज़्यादा वक्त के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी बिजनेस कुछ वक्त के लिए तो संभाल ही सकता हूँ। दादाजी कहते हैं ठीक, आगे बाद में बात करेंगे। वो अपने भाई के बारे में भी जानना चाहता था, लेकिन दादाजी कुछ नहीं बताते। दादाजी का खाके हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम एक फ़ोटो देखते हैं जिसमें टैन्यू, उसका भाई टैनन और दादाजी होते हैं। आप लोग देख सकते हैं टैनन व्हील चेयर पे है क्योंकि वो चल नहीं सकता, इसीलिए टैन्यू को अपने भाई की बड़ी चिंता होती है। आगे हम देखते हैं कि शान और शिन शाबू की हेल्प कर रहे होते हैं उसका घर सेट करने के लिए। उसके पापा ने उसे कॉलेज के पास ही एक कमरा दिला दिया होता है। मौका देकर शान उसे वो पैसे दे देता है और कहता है कि अपने पापा को लौटा देना, मगर वो नहीं ले रहा था और कहता है पापा आए तब दे देना, लेकिन शान उसे दे ही देता है। शाबू के फ़ोन पर शिन की माँ का कॉल आता है और वो अपने बच्चों से बात करना चाहती है। शान बोलता है कि हम दोनों ही ठीक हैं। माँ कहती है अब घर में फ़ोन लगा दिया है तो तुम लोग कभी भी बात कर सकते हो। इस बात से दोनों ही खुश होते हैं। अब शिन अपनी माँ से बात करती है।
उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे बैग में पैसे रखे थे, क्या तुम्हें मिल गए? शीन अपने भाई की तरफ देखती है मगर वो गर्दन हिलाकर कहता है कि उसे नहीं पता। अब ये लोग अपनी माँ को बाय कहते हैं। शीन जाकर अपना बैग चेक करती है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। वो अपने भाई को लाकर बताती है। शान कहता है कि माँ ने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे, हमें इन्हें संभाल कर रखना होगा, तो तुम अपने पास रखो। शीन कहती है ठीक है। शान कहता है ऊपर के खर्चों की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगा। अब हम देखते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग चल रही होती। इस दौरान एक लड़की बेहोश हो जाती है। शान उसकी मदद करके उसे डॉक्टर के पास पहुंचा देता है। उस लड़की को होश हो जाता है। उसका नाम यून होता है। पहली ही नजर में वो उसे पसंद करने लगी थी, अपना दिल हार बैठी थी। कैंटीन में जब वो नजर आता है तो वो उसके पास जाती है और उसे शुक्रिया अदा करती है और उसे पीने के लिए कुछ देती है और वहां से चली जाती है। शिन और शाबू उसे पूछते हैं कौन है ये? शिन कहती है भाई आप तो फेमस हो गए हो, और शाबू भी साथ दे रहा होता है। ये तीनों हमेशा साथ ही रहते हैं, ज्यादातर एक दूसरे से ही बात करते हैं। उसके बाद शिन एक बोर्ड पर स्कॉलरशिप के लिए देखती है तो वो भी अपना नाम वहां लिखवा देती है। वहीं शान भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा था। वो उसी क्लास में था जिसमें यून होती है। उसे देख वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं उसकी सहेली कहती है तुम्हें बात करनी चाहिए, इसलिए वो शान को रोककर उससे हेलो कहती है। लेकिन तभी शिन उसे बुला लेती है तो वो बाय बोलकर चला जाता है। वहीं हम शाबू को देखते हैं जो अपनी साइकिल लेकर आ रहा था, जो रास्ते में ही खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। एक लड़की मोटरसाइकिल पे आती है और शाबू को पूछती है कि क्या हुआ, कोई मदद चाहिए? वो बोलता है कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, लेकिन जब वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब वो लड़की एक औजार लेकर आती है और उसकी हेल्प कर देती है और वहां से चली जाती है। और इसी पल शाबू भी मोहब्बत में पड़ जाता है। उसे पता चलता है कि वो गैराज पे काम करती है तो पूरा दिन उसके गैराज के सामने बैठ उसकी तस्वीर बनाता है। जब वो तस्वीर देख लेती है तो वहां से फौरन भाग जाता है। दूसरी तरफ हम टेन्यू को देखते हैं जो कि स्कॉलरशिप के फॉर्म को देख रहा होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि फ्रेंड का फोन आ जाता है। अब वो उसे मिलने चला जाता है। ये उसकी बहुत पुरानी कॉलेज फ्रेंड होती है और यहाँ आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो उसे पूछती है क्या तुम यहाँ पर रुकोगे या जल्दी ही चले जाओगे? टेन्यू कहता है इस बार रुकने का इरादा है और अपना नया बिजनेस भी सेट करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी मदद करोगी? वो भी मान जाती है और वो भी नया पब खोल रही थी, उसके लिए भी उसे इनवाइट करती है। अगले दिन ऑफिस में टेन्यू सारे बही खाते चेक करता है तो उसमें काफी घोटाला नजर आता है। कई लोगों ने बहुत से पैसे खाए होते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। वो जाकर दादाजी को जब ये सब कुछ बताता है तो दादाजी कहते हैं क्या हो गया अगर उन लोगों ने थोड़ा पैसा खा लिया, करते तो वो हमारी कंपनी को सपोर्ट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे छोटे मोटे घोटाले तो चलते रहते हैं, इतना बड़ा एम्पायर लेकर बैठे हैं, इन पर ध्यान देना फिजूल ही होगा। टेन्यू कहता है दादाजी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपने इतनी मेहनत से इस एम्पायर को खड़ा किया है और इस तरह के लोग आपको गिरा रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। दादाजी कहते हैं जब मेरे अपने ही मेरा साथ नहीं देना चाहते और भाग जाते हैं तो मुझे तो उन लोगों पर ही भरोसा है। वो लोग शायद कितना ही खाने की सोच रहे हों, लेकिन करते तो मेरा सपोर्ट है ना। टेन्यू को ये बात अच्छी नहीं लगती। उदास टेन्यू अपनी आंटी के कमरे में आता है। मेड आकर पूछती कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर वो बोलता है मेरी आंटी की याद आ रही है इसलिए उनके कमरे में थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। वहाँ नीचे एक डब्बा पड़ा था। वो पूछता है कि ये क्या है? मेड बताती है कि जब से आपकी आंटी गई है उनका जो भी सामान था इस डब्बे में ही रखवा दिया गया है। ये सब कुछ दादाजी के कहने पर किया गया है। अब टेन्यू वहाँ से बाहर चला जाता है। अब आगे हम शाबू को देखते हैं जो उसी लड़की के साथ होता है और उसे अपने साथ फिल्म देखने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो शर्त रखती है अगर उसने बाइक को बहुत तेजी से चलाया तो वो पक्का यही करेगी। और वो बहुत तेज से चलाता है और उसे चोट लग जाती है, इसलिए वो उसे लेकर उसके घर आ जाती है और वो उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनने को राजी हो जाती है। शाबू लाइब्रेरी में देखता है कि शान और यून साथ में पढ़ रहे होते हैं। वो जब वॉशरूम जाती है तो शाबू शान के पास आता है और पूछता है कि ये क्या चल रहा है दोस्त, ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों है? इस पर वो बोलता है कि वो मेरे साथ पढ़ना चाहती थी इसीलिए है। तभी वो भी वहां पर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि यून शिन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शिन वहां पर आती है वो उससे बात करती है, थोड़ी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है और फिर पूछ ही लेती है क्या वो तुम्हारा भाई है? इस पर शिन कहती है हाँ वो मेरा भाई है, लेकिन तुम दोनों तो एक ही साथ हो ना, मतलब सेम ईयर में,
तो इस पर शिन बताती है कि वो लोग बहुत गरीब हैं और पिछले साल उनके पास फीस का इंतज़ाम नहीं हो सका, इसीलिए भाई 1 साल पीछे है। अब यून को यकीन हो गया था कि ये दोनों भाई बहन ही हैं। शिन जैसे ही अपनी क्लास से निकलती है, 2 लड़कियां आकर उसे लिफाफा देती हैं और कहती है कि तुम्हारे भाई को ये दे देना। शाबू कहता है, वाह वाह, तुम्हारा भाई तो बड़ा फेमस हो गया है, दिखाओ तो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन शिन मना करती है कि ये भाई का है और उसी को देंगे। अब ये दोनों साथ ही चल रहे थे। शिन पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है, बताओ तो उसके बारे में। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, पहली नजर में मुझे मोहब्बत हो गई है। और देखो तुम्हारे भाई की जिंदगी में भी कोई है। शिन बोलती है, ऐसे नहीं हो सकता, मैंने तो नहीं सुना। इस पर शाबू कहता है, अरे वो 2 चोटियों वाली जो रोज शान के आजू बाजू घूमती रहती है। शिन कहती है, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा भाई मुझे जरूर बताता। अब हम देखते हैं कि पुल पर शान इन लोगों का इंतजार कर रहा था। यून वहाँ आती है और उसे लंच पर चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि मेरा दोस्त और मेरी बहन आ रहे हैं, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। शान थोड़ा मुड़ता है तो उसका बैग का पट्टा मुड़ा हुआ था, वो उसे सीधा करने लगती है। नीचे से शाबू और शिन ये सब कुछ देख लेते हैं। अब ये लोग ऊपर आते हैं तो शिन वो लेटर अपने भाई को पकड़ा देती है। अब ये खाना खाने चले जाते हैं। खाना खा के ये तीनों बाहर आते हैं। वहीं पर जुन इंतजार कर रही थी, वो वहां पर आ जाती है और शाबू के गले लग जाती है। ये देख शान पूछता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस मैं फ्रेंड हूँ, जैसे सब होते हैं वैसे ही फ्रेंड। इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे साथ है। शाबू कहता है, अरे ये तो मेरी बहन है। जुन कहती है, मैं कैसे मान लूँ? शान कहता है, ये हम दोनों की बहन है तो तुम मान लो। अब वो बोलती है, ठीक है। अब वो शाबू को लेकर वहां से चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। अब ये चारों एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन चुके थे और हमेशा साथ में रहने लगे थे। वहीं यून जो होती है, शान का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही होती है। अब हम टैनी को देखते हैं जो अपनी नैनी के लिए डोनट लेकर आया था, लेकिन बोलता है कि ज्यादा मत खा लेना नैनी, कहीं आप बीमार ना पड़ जाए। इसलिए नैनी नाराज हो जाती है और कहती है, ले लो अपने डोनट वापस ले लो। लेकिन टैनी उन्हें कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। और वो उसे खाती है और उसके बचपन की बातें करने लगती है। तभी अचानक उन्हें कुछ याद आता है। वो कहती है, रुकना, मैं अभी आती हूँ। और वो जल्दी से अंदर को जाती है, लेकिन टैनी को काम था, इस वजह से वो वहां से निकल जाता है। वो जाता है और शिन वहां पर आ जाती है। वो भी उन्हीं नैनी से मिलती है जिन्हें वो ग्रैंडमा बोलती हैं। शिन को देख दादी माँ उसे फौरन टैनी से मिलाने के लिए बाहर लेके जाती है, लेकिन टैनी वहां पर नहीं होता है। शिन कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार आप मुझे उससे मिला देना। शिन पूछती है, आपको ये फूल कैसे लगे? ग्रैंडमा कहती है, बहुत अच्छे हैं। अब शिन कहती है, चलिए आप मेरे साथ चेस खेलिए। ग्रैंडमा कहती है, नहीं मैं नहीं खेलूंगी, तुम हमेशा मुझे हरा देती हो। शिन कहती है, कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मुझे बहुत मजा आता है आपके साथ, चलिए। अब दोनों साथ ही अंदर चले जाते हैं। यून जो होती है शान का इंतजार करती है। शान वहाँ आता है तो वो उसे अपने हाथों से बने नूडल्स का डब्बा थमा देती है। वो बोलता है, क्या तुमने सच में बनाए हैं? वो कहती है, हाँ मैंने पहली बार बनाए हैं, और वहाँ से चली जाती है। शाबू भागता हुआ आता है और कहता है, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं, तुम जल्दी घर पर बात कर लो। शान फोन पर माँ से बात करता है। उसे पता चलता है कि मौसम की वजह से तबीयत खराब है और बुखार चढ़ा हुआ है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शान कहता है, हम लोग वहाँ पर आ जाएं क्या? लेकिन माँ उन्हें मना कर देती है और पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलती है। फोन रखकर वो शिन को सब कुछ बता देता है और कहता है कि शायद मुझे 2 जॉब और करनी चाहिए, जिससे कि मैं भी पैसों की थोड़ी माँ को मदद कर दूँ। शिन कहती है, क्या मैं भी ट्यूशन पढ़ा लूँ जिससे कि पैसों की हेल्प हो सके? लेकिन शान उसे मना कर देता है। शाबू कहता है, मुझे मदद करने दो, लेकिन शान उसे मना कर देता है। अगले दिन से ही वो रेस्टोरेंट में ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। शाबू उसके लिए खाना लेके जाता है। शान उसे इशारों में बताता है कि अभी मुझे ये सारा काम खत्म करना है। काफी देर के बाद वो थोड़ा फ्री होता है, खाना खाने के लिए बैठता है। शाबू कहता है, मुझसे पैसे ले लो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मगर वो उसे मना कर देता है। लेकिन उसने 2 निवाले ही खाए थे कि आवाज आ जाती है, उसे काम पर जाना पड़ता है। अब शाबू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी उसकी मदद करने लगता है। घर आने के बाद शाबू बैग में से एनवेलप निकालता है और लाकर शान को दे देता है। शाबू कहता है, ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन शान उसे लौटाता है, मगर वो मना करता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ क्या? लेकिन शान उसे जबरदस्ती पैसे लौटा देता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए नहीं चाहता ऐसा कुछ करो। शाबू फिर भी जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन शान उसे कहता है, अब जाओ और जाकर सो जाओ। अब हम टैनी को देखते हैं, जिसे अपने भाई टैरन की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसके साथ काफी अच्छा वक्त गुजारता है।
अगले दिन हम शिन को देखते हैं। शिन बोर्ड पर जाकर देखती है स्कॉलरशिप का कोई जवाब नहीं आया होता है। वो बेचारी बहुत उदास हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। वो कहती है हाँ, अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मेरे भाई की हेल्प हो जाएगी। वहीं हम टेन्यू को दादाजी के साथ देखते हैं। दादाजी उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि तुमने कंपनी में बहुत अच्छा किया है, और वो उससे पूछते हैं क्या तुम कंपनी में रुकना चाहोगे, लेकिन टेन्यू मना कर देता है। ये बात सुनते ही दादाजी बहुत नाराज हो जाते हैं और टेन्यू भी उदास हो जाता है। शान अपनी साइकिल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो खराब हो जाती है। ट्यूशन के लिए उसे बहुत लेट हो रहा था, लेकिन वो कोशिश करता है, फिर भी साइकिल ठीक नहीं होती और वो देर से वहां पहुंचता है। देर से आने की वजह से बच्चे की माँ नाराज हो जाती है और उसे जाने को बोल रही होती है। इस पर वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कहीं जाना है। इस पर वो एक फाइल निकाल कर दे देता है और कहता है कि आपके बच्चे के लिए ये बहुत काम आएगी, मैंने इसे खुद बनाया है। जब वो उसे पढ़ती है तो बच्चे को पढ़ाने की इजाज़त दे देती है। अब वो अंदर जाता है और बच्चे से हेलो बोलता है, लेकिन बच्चा कहता है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, आप अपना 1 घंटा बिताइए और जा सकते हैं। ये सुन वो बच्चे से पूछता है क्यों, तुम पढ़ना नहीं चाहते। अब वो लड़का कहता है स्कूल में टीचर परेशान करते हैं और घर पर आओ तो आप जैसे ट्यूशन टीचर। ये सुन वो उस बच्चे से कहता है कि अगर तुमने मेरे 10 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बच्चा कहता है सच बोल रहे हैं। अब वो 10 सवाल के जवाब सही दे देता है। ये देख शान समझ गया था बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। अब वो उसे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम ऐसा करते क्यों हो। इस पर वो बताता है कि उसकी माँ हमेशा काम करती है और उस पर ध्यान नहीं देती, ना ही उसके साथ खेलती है, ना ही बात करती है। अब शान उसे फाइल देकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसकी माँ का वेट करने लगता है। काफ़ी देर बाद जब उसकी माँ आती है तो वो पूछती है आप यहाँ पर अभी तक क्यों हैं। इस पर शान उन्हें उनके बेटे के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है उसे किसी टीचर की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है, तो आप उसका ख्याल रखें। वो समझ जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब वो जाने लगता है तो वो उसे पैसे देने लगती है, लेकिन वो मना करता है और वहाँ से चला जाता है। शान अब उस टूटी हुई साइकिल के साथ आगे बढ़ रहा था। यूही वहाँ पर काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो उसे दिखता है वो फ़ौरन गाड़ी लेकर उसकी तरफ चली जाती है और उतर जाती है और उसके पास जाकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, ये क्या हुआ तुम्हारी साइकिल को। अब वो सब कुछ बता देता है तो वो उसे अपने साथ चलने को बोलती है और वो भी मान जाता है। यूही भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब वो शान को उसके हॉस्टल तक पहुंचा देती है। वहां वो अपनी साइकिल को लेकर उतर जाता है और उसे बाय बोल देता है। यूही वहां से चली जाती है। शिन भी ये सब कुछ देख रही थी। उसके जाने के बाद वो अपने भाई के पास आती है और बोलती है मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी, ये आपके लिए खाना लाई थी, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और वहाँ से निकल जाती है। और वो चुपचाप अपना जा रही थी कि शाबू से मिल जाता है और ड्रिंक करने के लिए साथ लेके जाता है और दोनों वहाँ पर खूब पीते हैं और कुछ ज़्यादा ही नशे में हो जाते हैं। अब हम टेन्यू को देखते हैं जिसे उसकी बुआ के बारे में कुछ पता चला था, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ से निकलता है। अब वो सीधा जुन के गराज पहुंचता है। जुन कहती है आप लोग कौन हैं, तो वो उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है। जुन कहती है मुझे नहीं पता आप लोग क्या पूछ रहे हैं, और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते। टेन्यू कहता है हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, बस अपनी माँ के बारे में बता दो, हमें उनसे बात करनी है। टेन्यू की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि शिन वहाँ पर आ जाती है और गिफ्ट निकाल कर जुन के हाथ में देने लगती है और उसके गले लगकर कहती है मेरे दोस्त को कभी अकेला मत छोड़ना। जुन कहती है कि मेरी दोस्त ने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए मुझे उसे घर छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। शिन कहती है कि ये लोग कौन हैं। अब वो टेन्यू की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है कि इसकी वजह से तुमने मेरे दोस्त को मना कर दिया, और उससे कहती है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, प्लीज़ उसे मत छोड़ो। और इसी दौरान वो उस पर उल्टी कर देती है। मौका देकर जुन वहाँ से भाग जाती है। दोनों उसके पीछे चले जाते हैं और यहाँ बेचारा टेन्यू शिन के साथ ही फंस जाता है। अब वो उसे देखकर बोलती है कि भाई तुम आ गए, चलो घर चलते हैं। अब वो उसे एक टैक्सी में बिठा देता है और टैक्सी ड्राइवर से बोलता है ये लड़की जहाँ भी जाना चाहे प्लीज़ इसको छोड़ दो। टैक्सी ड्राइवर बोलता है ये लड़की बहुत ज़्यादा ड्रंक है, मैं अकेले से नहीं ले जाऊँगा, आप भी बैठ जाओ। और वो बाहर से शिन भाई भाई कह के बुला रही थी। टैक्सी ड्राइवर बोलता है ये आपकी बहन है, कैसे भाई हो, अपनी बहन को अकेला छोड़ दोगे। मजबूरी में टेन्यू को उसके साथ बैठना पड़ता है और बहुत पूछने पर भी वो एड्रेस नहीं बता पा रही थी। और वो उसे लेकर टैक्सी से उतर जाता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और टैक्सी के पीछे भाग रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़कर अपने घर ले जाता है। वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही थी।
परेशान होकर चैन्यू उसे सोफे पर बिठा देता है। उस बेचारे के सारे कपड़े खराब हो गए होते हैं। शिन फिर से उल्टी जैसा करती है तो वो एक डब्बा लाकर उसको दे देता है। अब वो उसे पानी मांगती है तो पानी भी लाकर देता है। बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। फिर वहीं पर बैठ जाता है। शिन भी सो जाती। सुबह जब शिन की आंख खुलती है तो वो अनजान जगह होती है और आवाज देती है, क्या यहाँ पर कोई है? लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं है, इसलिए जवाब नहीं मिलता। टेबल पर एक पर्ची पड़ी थी, उस पर लिखा था, इतना भी मत पिया करो कि अनजान लोगों के साथ उनके घर ही पहुंच जाओ। अब वो वहाँ से कॉलेज आ जाती है। शाबू मिलता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। उसी वक्त जुन भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देख शाबू बैठ जाता है और वो शिन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि कल रात क्या क्या हुआ था। कल रात तो तुमने कमाल ही कर दिया, अगर तुम नहीं आती तो मैं उन लोगों से बच नहीं पाती। इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है और उसे बताती है कि कल रात तुमने जिस आदमी पर उल्टी की थी वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, मगर शिन को तो कुछ भी याद नहीं था। अब शिन लाइब्रेरी से किताबें ले रही थी। जब कार्ड देने की बारी आती है तो कार्ड नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्ड गया कहाँ। वहीं हम टैन्यू को देखते हैं जो घर पर आता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। टेबल पर वही चिट पड़ी थी और उसके नीचे लिखा था कि अगर लड़की ड्रंक है तो बिना परमिशन उसे घर नहीं लाना चाहिए। उस चिट को पढ़ने के बाद जैसे ही वो खड़ा होता है, कुर्सी के नीचे शिन का लाइब्रेरी कार्ड मिल जाता है जिसमें उसकी पूरी जानकारी लिखी हुई होती है। अब हम शिन को देखते हैं जो अपने कमरे में उस कार्ड को ढूंढ रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है नया बनवा लेना। फिर वो बोलती है कि नहीं, नया तो नहीं बनवाना, नया बनवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी फ्रेंड कहती है तो लास्ट टाइम तुम जहाँ गई थी शायद वहीं गिर गया होगा, वहां से ले आओ। और उसे अचानक से याद आता है कि कल रात पता चल गया था कि शिन यहाँ पर नहीं थी। इसलिए वो कहती है कि डोर मैनेजर से बात कर लेना तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई वैलिड रीजन दे देना जिससे कि वो तुम्हारी बात को समझे, वरना तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। ये बात सुन शिन कहती है अगर ऐसा हुआ तो भाई को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। शिन सोच रही थी अब उसे क्या करना चाहिए। अब हम टैन्यू का घर देखते हैं। टैन्यू किसी से बात कर रहा था कि घंटी बजती है। वो जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने शिन होती है। वो उसे कहता है अपना कार्ड लेने आई हो? तो कहती हाँ अंकल। इस पर वो कहता है मेरा नाम छंग टैन्यू है, ना कि अंकल। फिर भी वो उसे अंकल ही बोल रही थी। अब वो उसका कार्ड निकाल कर उसे दे देता है, जिसे लेने के बाद वो कहती है शुक्रिया अंकल। टैन्यू को ये सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो पानी पीने के लिए चला जाता है, लेकिन शिन वहीं खड़ी हुई मुस्कुरा रही होती है। वो वापस आकर पूछता है क्या बात है, तुम मुझसे और भी कुछ चाहती हो क्या? इस पर वो हाँ में सर हिला देती है और अब दोनों को हम साथ देखते हैं जो गाड़ी में जा रहे होते हैं। टैन्यू के साथ शिन हॉस्टल पहुंच जाती है। अब वो कहती है अंकल प्लीज मेरी मदद कर दो। टैन्यू कहता है अब तक मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रहा था। शिन कहती है प्लीज एक बार और कर दो। अब वो अपनी सिचुएशन समझा देती है और बोलती है कि आप ऐसे बोल देना कि आपकी कार ने मुझे टक्कर मारी थी और आप हॉस्पिटल ले गए। टैन्यू कहता है मुझे फंसाना चाहती हो? शिन कहती है ठीक है मैं आज से आपको अंकल नहीं कहूंगी, कभी भी नहीं कहूंगी। अब तो कर दोगे ना? अब डोर मैनेजर भी सामने आ गई थी तो शिन छुपने लगती है। टैन्यू जाकर उनसे बात करता है और मामला खत्म हो जाता है। शिन कहती है तो अब मैं जाती हूँ। टैन्यू कहता है बस इतना ही, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो? शिन कहती है लाइन? कौन सी लाइन, मुझे तो नहीं दिख रही, और वहां से चली जाती है। टैन्यू भी वहां से चला जाता है। अब हम टैन्यू को ऑफिस में देखते हैं जहाँ बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। अंकल कहते हैं तुम्हारा इस मीटिंग में कोई काम नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से। टैन्यू कहता है फिक्र ना करे अंकल, बैठ जाइए। ये मीटिंग मैंने ही बुलाई है ये बताने के लिए कि आज से मैं शिफॉन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अंकल को तो कुछ ज्यादा ही लग जाता है। अब मीटिंग शुरू हो जाती है। दादाजी टैन्यू को फोन पर बहुत चिल्लाते हैं, मुझसे बिना पूछे तुमने ये सब कुछ कैसे किया, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? टैन्यू दादाजी को यकीन दिलाता है कि मुझ पर भरोसा रखें। दादाजी कहते हैं ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब टैन्यू जिंजर से कहता है कि उन एम्प्लॉय के बारे में जानकारी निकालो जिन्हें बिना वजह ही यहाँ से निकाल दिया गया या फिर नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब शाहजू जुन के साथ बैठा हुआ था और उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। जुन शाबू से कहती है तुम जानते हो प्यार क्या होता है? शाबू कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम मुझे पसंद हो, क्या हम डेट कर सकते हैं? जुन कहती है मैंने एक कहानी सुनी है, तुम्हें बताती हूँ। क्रिसमस के दिन अगर कोई एप्पल खाए तो उसका प्यार उसे जरूर मिल जाता है। शाबू कहता है अगर ये बात है तो मैं पूरा एप्पल खा जाऊंगा।
यहाँ तक कि अपन फोन भी खा जाऊंगा, बाकी तुम मेरे पास आ जाना। जिन कहती है हो सकता है ऐसा हो और मैं आ भी जाऊं, तो क्या तुम मेरी सारी बात मानोगे? शाबू कहता है हाँ बिल्कुल, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। जिन कहती है ठीक है, अगर 5 मिनट में मेरे लिए। शाबू बिना सुने ही भागने लगता है, फिर वापस आकर पूछता है अरे लाना क्या था? जिन कहती है पॉप। अब शाबू वहां से चला जाता है। जिनको एक फोन आता है जिसमें उसे कोई धमकी दे रहा था कि अगर तुमने कुछ भी किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम अपनी माँ के साथ शहर छोड़कर चली जाओ। बेचारी जुन उदास हो जाती है। शाबू आता है और उसे देख उसे काफी राहत महसूस होती है। अगले दिन जुन को शाबू फोन करता है और मिलने के लिए बुला रहा होता है। अब जिंजर केक लेके आता है। टेन्यू ने अपनी नैनी के लिए मंगवाया होता है। उस केक को लेकर वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है नैनी किसी से बात कर रही है और बहुत ज्यादा खुश लग रही है, पर लड़की जैसे ही मुड़ती है टेन्यू देखकर हैरान था क्योंकि वो तो शीन थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। वो बहुत हंस हंस के नैनी से बातें कर रही थी। ये देखकर टेन्यू को काफी अच्छा लग रहा था। टेन्यू को शीन पसंद आने लगी थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा होता है। शीन नैनी से अलविदा लेकर वहां से चली जाती है। अब टेन्यू नैनी के पास आता है, बर्थडे विश करता है और उनके साथ बैठता है। नैनी कहती है अरे कुछ देर पहले आ जाते तो मैं किसी से मिलवाती। टेन्यू कहता है कोई बात नहीं, बाद में मिलवा देना। अब ये लोग खूब बातें करते। अब हम शीन और शान को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहे थे। शीन अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बताती है। माँ बहुत खुश होती है और माँ कहती है दोनों अपना ख्याल रखना। अब वो लोग फोन रख देते हैं। अब शीन शान को कहती है कि शाबू ने मिलने के लिए बुलाया है। अब दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं और घूमने जाने से मना करते हैं। शाबू कहता है जुन ने सबको साथ में बुलाया था। शान कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम जाओ ना, हम दोनों को क्यों बुला रहे हो? अभी ये बात कर ही रहे थे कि जुन वहां आ जाती है और शीन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। शान उसे रोकते हुए कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो उसका हाथ छोड़ो। अब जुन शान के पास आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शाबू कहता है क्या मजाक कर रही हो क्या तुम? जुन कहती है मजाक नहीं कर रही हूँ, शान मुझे बहुत पसंद है और तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, टाइम पास कर रही थी तुम्हारे साथ। शाबू को गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है कि मुझे भी तुम कोई खास पसंद नहीं हो। बाजू में शीन थी, वो उसे गले लगा लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। ये देख शान उसे धक्का मार देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? अब शाबू शीन से पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। अब रात में वो अपने भाई से पूछती है कि ये जो सब सुबह बात हुई उसका आपका क्या कहना है? वो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। ये दोनों जानते थे कि शाबू ने जुन की वजह से ही ऐसा बोला होता है। शीन कहती है वक्त के साथ सभी लोग बदल जाते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। अगले दिन शान अलग परेशान था, शीन अलग परेशान थी। लाइब्रेरी में भाई का बैग देखकर उसे ढूंढने लगती है और अब शान नजर आता है तो बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो यून के साथ होता है। ये देख शीन वहां से चली जाती है। शीन देखती है कि शाबू भी अकेला है, उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि ऐसे क्यों बोला, तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट हुआ है? शाबू कहता है उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बस मुंह से निकल गया, माफ कर देना। पता नहीं लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। शीन कहती है चलो ठीक है छोड़ देती हूँ, दोबारा ऐसा कुछ मत करना, समझ गए? वो बोलता है हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा। अब हम चेनी को देखते हैं जो उन एम्प्लॉयज के बारे में पूछ रहा होता है और उसे पता चलता है कि उन्हें जानबूझ के ही निकाला गया है और मजबूर किया गया है उन्हें छोड़ के जाने के लिए। चेनी कहता है उन लोगों की तनख्वाह हर महीने उनके घर पहुंचा देना। जिंजर कहता है ऐसे तो आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। चेन्यू कहता है इन लोगों ने बरसों हमारा साथ दिया है तो क्या हम इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? जिंजर वहां से जाने लगता है। चेन्यू उसे रोकता है और बोलता है स्कॉलरशिप वाली फॉर्म मंगवाता है और देखता है उसमें शीन का नाम भी होता है, जिसे देख वो काफी मुस्कुरा रहा होता है। अब शीन जो होती है जुन के पास जाती है और उसे पूछती है क्या तुम सच में मेरे भाई को पसंद करती हो? इस पर वो बोलती है नहीं मैं किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। शीन कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो, उसे अपने एग्जाम्स पर फोकस करने दो, तुम नहीं जानती क्या उसका साल खराब हो जाएगा। जुन इस बात को समझ जाती है इसलिए अगले दिन जाकर उसको मना लेती है। अगले दिन ये सभी लाइब्रेरी में होते हैं और खूब पढ़ाई करते हैं। अब शाम में जब ये साथ में होते हैं तो गांव जाने की प्लानिंग अभी से कर लेते हैं। शीन कहती है जुन तुम भी हमारे साथ चलो। जुन कहती है मैं वहाँ क्या करूँगी। इस पर शीन अपने गाँव की बड़ी तारीफें करती है तो जुन भी मान जाती है। अब एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। शीन जब बाहर आती है तो शाबू के पास जाती है। शाबू उदास था क्योंकि उसके पापा साथ नहीं आ रहे थे, अब वो चला जाता है। अब यहाँ शीन हमें बताती है कि शाबू के पापा अब उसकी माँ के साथ नहीं रहते हैं। माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो दिमागी तौर पर कमजोर थी।
हर वक्त किसी न किसी से झगड़ा करती रहती हैं। इस वजह से शाबू बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन कभी वो अपने चेहरे पर ये बात आने नहीं देता और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। इसीलिए शीन को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जिसने उसके लिए कोक लाया था। बॉटल का ढक्कन उससे खुल नहीं रहा था। वो बोलती है, भाई मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, आप जो मुझे ये पिला रहे हो। उसका भाई खोलकर उसे देता है और कहता पी लो, और बोलता है कि जल्दी पैकिंग खत्म करो, हमें निकलना है। शीन कहती है जुन से मिलने के लिए जाना है, इसलिए जल्दी ही वापस आऊंगी। बाय बोलकर आगे निकल जाती है। अब वो फौरन भागती हुई जुन के पास पहुंचती है और दोनों बाजार में खरीदारी करने चले जाते हैं और रास्ते में खूब बातें कर रहे होते हैं और खूब मस्ती मजाक भी चल रहा होता है इनका। अब हम टेन्यू को देखते हैं। ऑफिस से निकलता है तो गाड़ी खराब होती है, इसलिए पैदल ही निकल जाता है। उसे समझ आ रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए गली में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़ाई कर रहा होता है। उसी गली के बाहर से शीन और जुन निकलते हैं। शीन जैसे ही टेन्यू को देखती है, उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। जुन कहती है, रुक जाओ, ये हमारा मामला नहीं, पता नहीं कौन है। शीन कहती है, मैं उसे जानती हूँ, तुम पुलिस को कॉल करो, और कूद पड़ती है उसे बचाने के लिए। उसके हाथ में वाटर बॉटल थी और वो उन गुंडों से लड़ने लगती है। यहाँ टेन्यू लड़ रहा था, लेकिन देखता है कि शीन को मारने जा रहे हैं, तो वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसी दौरान पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो सारे गुंडे पकड़े जाते हैं और टेन्यू को काफी चोट लग गई होती। शीन उसे संभालते हुए पूछती, तुम ठीक हो ना, मगर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। जुन भी वहाँ पर आ जाती है। पुलिस उन लोगों का बयान ले लेती है। जिंजर कहता है, मिस आपने बहुत मदद की, वरना पता नहीं सर को क्या हो जाता। टेन्यू की हालत काफी बेहतर हो गई थी, तो वो कहता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए और अपना ख्याल रखा करो। इस पर शन कहती है कि देखो कौन बोल रहा है, जिसे अपना ख्याल खुद रखना चाहिए था, और वहां से निकल जाती है। अब टेन्यू घर पर होता है और उसके हाथ में चोट लगी होती है। जिंजर कहता है, आपको पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए, लेकिन टेन्यू मना कर देता है कि मैं ठीक हूँ, और पूछता है कि वो दोनों लड़कियां कैसी हैं। जिंजर कहता है, वो दोनों ठीक है, मगर वो लड़की बहुत बहादुर थी, उसने सच में कमाल कर दिया। टेन्यू कहता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। अब हम शिन और शान को देखते हैं, जो दोनों साथ बैठे थे, क्योंकि उन्हें कल गांव के लिए निकलना था। शिन कहती है कि एक साथ बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। शान कहता है, अब जल्दी जाकर सो जाओ, हमें कल निकलना है। चीनियान आती है, पूछती है टेन्यू को कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लग गई। मुझे पता चला तो मैं दौड़ती हुई आ गई। अब टेन्यू बताता है, कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, इस वजह से लग गई। चीनियान कहती है, तुम्हें मार्शल आर्ट आता है तो तुम्हें चोट कैसे लग सकती है। इस पर जिंजर बताता है, एक लड़की बीच में आ गई थी, उसी को बचाने के चक्कर में लग गई। अब शिनियान पूछ रही थी, लेकिन टेन्यू से कुछ नहीं बताता और साइड में चला जाता है। शिनियान को उसकी बहन का कॉल आता है, तो वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। अब वो बैठी हुई थी तो वहाँ पर यून आती है, यानी कि यून शिनियान की छोटी बहन होती है। यहाँ ये दोनों बातें करती है और हमें पता चलता है कि शिनियान जो है टेन्यू को बहुत ज्यादा पसंद करती है, मगर अपने दिल की बात कभी उसे कह नहीं पाती। यून कहती है कि अगर आप ऐसे ही करती रही तो हो सकता है उन्हें किसी और से मोहब्बत ना हो जाए, लेकिन शिनियान अभी भी इंतजार करना चाहती थी कि वो खुद उससे बोले। शिनियान पूछती है कि बताओ तुम क्या कहना चाहती थी। यून कहती है, पता नहीं कैसे बताऊं, लेकिन मैं भी एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। पर मैं आपके जैसे नहीं करूंगी, मैं उस लड़के को अपने दिल की सारी बात बता दूंगी, कोशिश पूरी रखूंगी कि वो मेरा हो जाए। शिनियान खुश थी अपनी बहन के लिए, मगर उसकी फिक्र भी हो रही थी। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग गांव पहुंच चुके होते हैं। माँ से मिलकर शिन और शान दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अपनी फ्रेंड से भी मिलवाते हैं। माँ कहती है, बाबा से मिल लो, लेकिन शिन अपनी दोस्त के साथ अंदर चली जाती है। शान कहता है, वो बहुत थक गई, उसे आराम करने दीजिए, मैं जाता हूँ पापा से मिलने। अपने बाबा के पास जाता है और उनकी बहुत सेवा करता है और उनसे बहुत बातें भी करता है। शान को देख उसके बाबा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शिन जो होती है जुन को घुमाने के लिए बाहर ले आती है। शाबू दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए कॉल आया है। ये फोन टेन्यू का होता है और वो अपने सेल फोन के बारे में पूछ रहा था। शिन कहती है, मुझे क्या पता, तुम्हारा फोन मेरे पास नहीं है। जुन से पूछती है, क्या तुमने देखा है। वो भी मना कर देती है। टेन्यू कहता है, अगर तुम्हें पता चले तो मुझे बता देना, और फोन रख देता है। ये सभी पहाड़ के ऊपर बैठकर पेंटिंग बना रहे होते हैं। उसी वक्त शान को कॉल आता है कि यून भी वहाँ आ गई है और वो उसे बुला रही होती है। फोन रखने के बाद वो इन सबको बताता है कि यून स्टेशन पे इंतजार कर रही है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, और उठकर वहाँ से चला जाता है। तीनों कहते हैं, आखिर ये यून यहाँ पर क्या कर रही है। अब हम शाबू के पापा को देखते हैं, जो कि होमन हो के साथ में होते हैं। होमन हो उनसे पैसे मांग रहा होता है।
अब तक मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं, मगर तुमने उन सारे पैसों को जुए में उड़ा दिया है। अब मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। इस पर वो बोलता है कि मैं बरसों से तुम्हारे साथ हूँ और हर तुम्हारे काम में मदद की है, और टैन्यू पर भी हमला मैंने ही करवाया था। अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। और इसी बात से इन दोनों में बहुत बहस हो जाती है। वो शाह कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मगर अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। मगर ह्यूमन हो कहता है कि अगर मैं फंसा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वो लेडी बीच में बोलती है तो वो उसे चिल्लाने लगता है। इस पर वो शाह गुस्सा हो जाते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, और उसे जाने को बोल देते हैं और कहते हैं कि एक मिस्टेक जिंदगी भर की तकलीफ बन जाती है। रात भर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सोचते हैं कहीं ये ना फंस जाए हमारे चक्रों में। इस वजह से घर छोड़कर चले जाते हैं। शिन इंतजार कर रही थी, काफी रात हो गई थी और अभी तक उसका भाई आया नहीं था। अब हम शान को देखते हैं जो कि यून को लेकर घर आ जाता है। शिन उन्हें देख लेती है और अंदर चली जाती है। अब वो लोग अंदर आते हैं। यून इनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग तो कोई भी उससे बात करना भी नहीं चाहता था। अब यून कहती है मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? मैं कहाँ रहूंगी, मेरा कमरा कौन सा होगा? शान उसे अंदर लेके चला जाता है। अब शान उसके लिए एक ब्रश लेकर आया था जो उसे पसंद नहीं आता। वो बोलती है दूसरा मिलेगा। शान कहता है ये गांव है, यहाँ पर यही मिलता है, तो तुम इसे ही इस्तेमाल कर लो। अब वो अंदर चला जाता है। ऊपर से शिन और जुन दोनों ही ये सब कुछ देख रही थी। शिन जब अंदर जाती है तो वहाँ पर एक नया ब्रश होता है। उसे देखकर वो सोच रही थी कि ये किसका है। शान वहां आता है तो पता चल जाता है कि ये ब्रश उसी के लिए होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये सभी लोग पहाड़ पर चले जाते हैं जहाँ ये तीनों तो साथ में बैठे थे, लेकिन शान यून के साथ होता है और वो जान गया था। वो बिना बताए यहाँ पर आ गई है, इसलिए वो उसे वापस जाने को बोल रहा होता है। यून मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शान जब मना कर देता है तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब शान सबके साथ जाकर बैठता है और यून के बारे में बता देता है और कहता है कि तुम दोनों जाकर उससे बात करो। पहले तो ये मना कर देती हैं, लेकिन बाद में जुन कहती है कि चलो चलते हैं उससे बात करने के लिए। अब ये लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं। शीन आवाज लगाती है और यून जैसे ही मुड़ती है पानी में गिर जाती है। शिन भागकर जाती है और उसकी जान बचाती है। जुन और शान ने भी आवाज सुन ली थी। वो लोग भी भागकर वहां पहुंचते हैं। शान जाकर दोनों की मदद करता है और बाहर निकाल के लाता है। ये जब बाहर आ जाते हैं तो शान अपनी बहन को पूछ रहा था कि वो ठीक है ना। यून ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है कि वो उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि सिर्फ अपनी बहन को ही पूछ रहा था। शिन कहती है तुम्हें उसको देखना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है देखो तुम जल्दी बीमार हो जाती हो, मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना। इसलिए फौरन डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है इन्हें बुखार चढ़ जाए, तो आप लोग ख्याल रखना। हम टैन्यू का ऑफिस देखते हैं जहाँ पर सुमन नाम की लड़की आई होती है जो कि प्रेसिडेंट सू की बेटी होती है। सुमन टैन्यू को बहुत ज्यादा पसंद करती है और इसलिए उसकी हालचाल पूछ रही होती है। टैन्यू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसे टालने की कोशिश कर रहा होता है। शिनयान वहाँ आती है और मीटिंग के लिए बुलाने लगती है। टैन्यू कहता है तुम यहीं रुकना, मैं स्टाफ वालों से कहूँगा तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखे, मगर मुझे इस मीटिंग के लिए जाना होगा। और वह वहाँ से निकलता है और शिनयान को शुक्रिया कहता है इस मुसीबत से बचाने के लिए। सुमन जो थी टैनन की भी दोस्त थी, जाकर उसे सब कुछ बता देती है। टैनन कहता है वो तो मेरे भाई की दोस्त है और उन्होंने ही उसे कंपनी में बुलाया है। अब हम देखते हैं कि शान शिन को लेकर घर पर आता है। उसकी हालत खराब हो गई थी, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। शान उसके लिए काढ़ा बनाता है। यून आकर उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। शान कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया। अब वो अंदर चला जाता है, अपनी बहन की बहुत देखभाल करता है और सारी रात वहीं बैठा रहता है। यून ये सब नोटिस करती है और समझ जाती है कि शान के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, इसलिए वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह शिन की हालत काफी बेहतर थी। शान आता है और चेक करता है, बुखार अब ठीक था। वो उसके लिए खाना लाया था जो उसे दे देता है। टैन्यू अपनी आंटी के बारे में पता लगा रहा होता है। अचानक उसे याद आता है दादाजी ने उनके कमरे में एक बॉक्स रखा था। वो जाकर उसे चेक करता है, सारे सामान को निकाल कर देख रहा था। तभी एक डायरी में उसे एक सोनोग्राफी मिलती है जिसे देखकर वो हैरान था। अब इसके बारे में तो सिर्फ नैनी ही बता सकती थी, इसलिए वो उनके पास चला जाता है, उनकी बहुत सेवा करता है। नैनी कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई मतलब है इसमें, लेकिन सच कहूँ जो लड़की तुमसे शादी करेगी उसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी होगी। ये बात सुनते ही टैन्यू को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। नैनी कहती है मैं जानती हूँ तुम आंटी के बारे में जानना चाहते हो। टैन्यू कहता है अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। नैनी इस बार मान गई होती है।
अब हम शिन और जुन को देखते हैं। जुन बताती है कि शामुन ने उसे आई लव यू बोल दिया था, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके साथ यहाँ पर बस कुछ अच्छे वक्त बिताने के लिए आई है और अच्छी यादें बनाना चाहती है। शिन अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश थी। अब नैनी बताती है कि चू फैमिली का बेटा चूमू, जिसका रिश्ता तुम्हारी आंटी के साथ कुछ वक्त तक रहा था। चैंग फैमिली और चू फैमिली में काफी खराब रिश्ते हुआ करते थे, इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा। कुछ वक्त बाद पता चला कि चूमू की शादी किसी और के साथ हो गई है। ये बात सुनकर दादाजी बहुत ज्यादा ही नाराज हो गए थे। आंटी को भी सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर छोड़कर वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद पता चला कि वो न्यूज़पेपर में काम करती थी। जो भी आर्टिकल लिखती थी दादाजी बहुत शौक से पढ़ा करते थे। तुम्हारे दादाजी को फिक्र थी पर वो बताते नहीं थे। इसके बाद टैनी पूछता है कि आगे आंटी के साथ क्या हुआ, आपको पता है? नैनी कहती है कि मैंने सुना था कि वो किसी आदमी के साथ थी और उसी के साथ शहर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई, जब तक कि वो हादसा नहीं हो गया। अब यहाँ गौर लगाने की बात यह है कि जो हादसे की ये बात कर रहे हैं ये वही फैक्ट्री का हादसा है जो हमारे फर्स्ट एपिसोड में हुआ होता है, जिसमें शिन के पापा को चोट लगी थी क्योंकि वो भी एक जर्नलिस्ट थे। हो सकता है इनकी आंटी को जानते होंगे और हम यहाँ ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप लोग अपना दिमाग चलाइए, मुझे कमेंट में बताना क्या अंदाज़ा क्या लगाना है। अब नैनी कहती है कि उस हादसे में तुम्हारी आंटी नहीं रही, वो बहुत ही अच्छी इंसान थी। चैनू कहता है हाँ, दादाजी ने मुझे उनके फ्यूनरल में भी जाने को नहीं दिया था। नैनी कहती है ठीक है, हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है तुम अपने दादाजी को मत बताना, तुम जानते हो वो कितने गुस्से वाले हैं, पूरा मान जाएंगे। चैनू कहता है हाँ नहीं बताऊंगा। अब वो पूछते हैं कि नैनी आपके यहाँ कितने सुंदर फूल लगे हैं, तो वो बताती हैं कि एक लड़की मेरे लिए लाई थी, ये वही लड़की है जिससे मैं तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। टेन्यू जानता था वो कौन है, कहता है कि अगली बार मिलवा देना। अब वो बाहर चला जाता है और जिंजर को कॉल करता है और कहता है उस बच्चे का पता जल्दी से जल्दी लगाना होगा, जो भी सबूत तुम्हें मिले जल्द से जल्द उसका पता लगाओ, और ये बोलकर फोन रख देता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जुन और शिन साथ में दिखाई जाती है, जहां जुन अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो 6 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई अपनी माँ से मिली और उनसे सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो माँ ने कहा कि वो प्यार में थी, इसी वजह से वो कुछ भी कर सकती थी उस इंसान के साथ रहने के लिए। इसलिए जुन ने अपने अंदर सारा दर्द समेट लिया और किसी के सामने जाहिर नहीं किया। अब वो कहती है कि मेरे पास्ट के बारे में सुनने के बाद कौन लड़का मुझे पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। शिन कहती है शाबू अच्छा लड़का है, वो तुम्हें समझेगा। जुन कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मेरी सारी बातें मानता है और मुझे खुश भी रखता है, उसके साथ रहना मुझे पसंद है, लेकिन इसी वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। सीढ़ियों पे खड़ा हुआ शाबू ये सारी बातें सुन लेता है और वहीं बैठ जाता है, क्योंकि उसका बचपन भी कुछ इसी तरह से बीता था, इसलिए वो जुन को अच्छे से समझ पा रहा होता है। शिन कहती है कि देखो तुम यहीं रहना, वो भी हाँ बोल देती है। अब रात में शिन अपने भाई को सब कुछ बता देती है और कहती है अगर मैं कहीं खो जाऊं तो क्या आप मुझे ढूंढोगे। इस पर शान कहता है कि मैं तुम्हें कहीं खोने ही नहीं दूंगा, तो अब ऐसी बातें करना तुम बंद करो और चलो चुपचाप बैठो और सितारों का मजा लो। रात में शिन जुन से कहती है कि तुम यहाँ सच में रुकने वाली हो ना, प्लीज मुझे बताओ ना। इस पर वो हाँ ही बोलती है, लेकिन आधी रात को ही वो कहीं पर चली जाती है। अगले दिन ये लोग शहर आ जाते हैं और जुन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उसके घर पर भी नहीं होती है। बहुत आवाज़ें लगाने पर भी कोई नहीं आता है। शाबू का तो दिल ही टूट जाता है। वो वहाँ पर बैठ जाता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, मगर दोनों वहाँ से नहीं जाते। वो अपने दोस्त का साथ कैसे छोड़ देते, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ते और उसके साथ ही रहते हैं। यहाँ तक कि जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेता है तब भी दोनों वहीं पर बैठे हुए होते हैं। शान कहता है काफ़ी रात हो गई है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। वो बाहर निकलता है तो युन मिल जाती है, उसी के साथ बाहर चला जाता है। शिन शाबू के साथ ही बैठी हुई थी, वेट कर रही थी अपने भाई का। टैन्यू वहाँ आता है और बोलता है स्टूडेंट यहाँ क्या कर रही है, और हाथ पकड़कर उसे साइड में लेके जाता है। शिन कहती है मेरा हाथ छोड़ो। टैन्यू कहता है ऐसी जगह तुम्हें नहीं होना चाहिए और सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। शिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरी छुट्टियां चल रही है और वैसे भी मैं अपने भाई और अपने दोस्त के साथ आई हूँ। टैन्यू कहता है मगर वो नज़र नहीं आ रहा। शिन कहती है खाना लेने गया हुआ है। अब वो फिर सेलफोन मांगने लगता है। शिन कहती है अच्छा सेलफोन, मुझे नहीं पता तुम्हारा सेलफोन का है। अब दोनों बात कर ही रहे होते हैं। सुमोन वहाँ पर आ जाती है और
शिन को गलत समझ लेती है कि वो टैन्यू की शायद कोई गर्लफ्रेंड है, इसीलिए भला बुरा कहने लगती है। टैन्यू कहता है, देखो तुम जाओ यहाँ से, अभी तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है, और उसे साइड में जाने को बोलता है। वो बहुत गुस्से में होती है, इसीलिए बोतल उठाकर इन पर फेंक देती है। टैन्यू शिन को बचाता है, पर एक कांच का टुकड़ा उसके गाल पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यून और शान को देखते हैं। यून अपने प्यार का इजहार करना चाह रही थी, लेकिन शान उसे साफ मना कर देता है कि उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो दोबारा ऐसी कोई बात ना करे। अब ये दोनों वापस क्लब पहुंचते हैं, जहाँ पर शिन नज़र ही नहीं आ रही थी। शाबू को पूछते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से कुछ नहीं बता पाता। शान परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हम टैन्यू के साथ शिन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में होती है। वो उसे दवाई दिला दिया होता है। अब वो शिन से पूछता है कि चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं है। शिन कहती है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ही चला जाएगा, निशान भी नहीं रहेगा। टैन्यू उससे माफ़ी मांगता है कि मेरे दोस्त की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। शिन कहती है, उस बदतमीज़ लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब वो उसे फ़ोन मांगती है अपने भाई को कॉल करने के लिए, लेकिन शाबू फ़ोन ही नहीं उठाता। टैन्यू कहता है, चलो मैं ही छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार मिलोगी तो मेरा सेल फ़ोन लाना मत भूलना। अब वो घर पहुँचती है तो उसका भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। शिन सब कुछ बताती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि वो उसका ख्याल नहीं रख सका। अब हम शाबू को देखते हैं, जो जुन की तस्वीर के सामने बैठा था। शान कहता है कि अब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन शाबू कहता है कि मेरा दिल नहीं मान रहा। वो इसलिए ऐसा बोल रहा था क्योंकि उसने उस दिन सारी बातें सुन ली थी और वो जानता था जुन उसे पसंद करती थी, मगर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उसे समझ में आ रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, मगर वो उसके साथ नहीं है। शान उसे समझता था, इसीलिए कुछ नहीं कहता। अब शिन पढ़ाई कर रही थी कि शाबू को कॉल आता है। ये टैन्यू का फ़ोन होता है। शाबू शिन को फ़ोन दे देता है और बोलता है कि ये वही लड़का है जिसने गांव में कॉल किया था। अब शिन फ़ोन पे बात करती है तो वो टैन्यू उसे बुला रहा होता है। अगले दिन वो वहाँ पर पहुँच जाती है। टैन्यू सुमन को लाया था ताकि वो माफ़ी मांग सके। अब सुमन जो होती है शिन से माफ़ी मांगती है। शिन कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। टैन्यू कहता है, बात खत्म हुई, अब हम लोग चलते हैं। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो टैरन को कॉल लगाती है और कहती है, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। टैरन कहता है कि तुम्हारी गलती थी। गुस्सा होकर वो फ़ोन काट देती है। अब हम शान को देखते हैं, जो कि काम पे जा रहा होता है। शाबू कहता है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। शान कहता है, मैं ठीक हूँ। अब वो जाते वक्त शाबू से कहता है, इस बार मुझे जब पैसे मिलेंगे तो क्या तुम मुझे सेल फोन दिला दोगे? ये कीना पते की बात, मैं तो तुम्हें कब से बोल रहा था कि फ़ोन ले लो, लेकिन तुम ही हो जो नहीं ले रहे थे। शान को बहुत ज़्यादा फिक्र थी शिन की। अगर वो फिर से मुसीबत में पड़ी तो कम से कम फ़ोन की वजह से वो पता तो कर सकेगा कि वो ठीक है या नहीं। शाबू कहता है, ठीक है, मैं अच्छा फ़ोन दिलाऊंगा। अब शान काम पर चला जाता है। रात में ये लोग सब साथ में ही होते हैं। शाबू की कॉफ़ी की शिन बहुत तारीफ करती है। इस बात से शाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, देखना मैं अपना एक कॉफ़ी हाउस ज़रूर खोलूँगा, फिर तुम लोग वहाँ पर आना और देखना मेरी कॉफ़ी कितनी बिकती है। इनका हंसी मजाक चल रहा होता है कि शिन अपने भाई के पास जाती है, उससे कुछ कहना चाहती है। शान बोलता है, बोलो क्या कहना है, लेकिन कुछ नहीं बोलती और जाकर सो जाती है। अगले दिन वो उठती है तो घर पर कोई नहीं होता है। टेबल पर एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, नाश्ता कर लेना। शिन समझ जाती है कि किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं है। वहीं हम टैन्यू को देखते हैं, जिसे याद आता है कि शिन का तो आज बर्थडे है। उसी वक्त जिंजर वहां आता है और बोलता है कि क्लब चलते हैं गोल्फ खेलने के लिए, लेकिन टैन्यू उसे मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब हम शिन को देखते हैं, जो कि शिनयान के क्लब में कैशियर के तौर पर काम कर रही होती है। टैन्यू को ये बात पता थी, इसीलिए वो वहीं पर पहुंच जाता है और उसकी चोट के बारे में पूछने लगता है और उससे कहता है कि ख्याल रखना, चोट ठीक नहीं हुई तो चेहरा खराब हो जाएगा। शिन कहती है, देखो तुम्हें कोई काम नहीं होगा पर मुझे बहुत सारा है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। वो उसे जाने को बोल रही थी, लेकिन वो जाने को राजी ही नहीं था। फिर कहता है कि मेरे साथ डिनर पर चलोगी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये सुन वो बोलती है, आज तुम्हारा भी बर्थडे है, क्योंकि मेरा भी बर्थडे है। इस पर वो कहता है, अच्छा सच में तुम्हारा बर्थडे, तब तो डिनर बनता है। इसलिए वो राजी हो जाती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि यून वहाँ आती है और बोलती है, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। शिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है।
अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड फिलहाल के लिए यहीं ख़त्म। आने वाले एपिसोड में हमें देखने मिलेगा कि किस तरह टेन्यू उस बच्चे की तलाश करता है और साथ ही में अपनी लव स्टोरी को कैसे वो आगे बढ़ाता है। क्या शिन को भी टेन्यू से प्यार हो जाएगा और शान की ज़िंदगी में क्या नए टर्न और ट्विस्ट आएंगे? शाबू को उसकी गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं, ये सब कुछ आपको देखने हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।